Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Anil Subasum and I teach business, and this is June 22 revision session for AS business, and we are discussing unit number 3, that is marketing. Marketing का जो basic concept है, it's about the customer and our product. ठीक है? What we are offering to the customer, उसके लिए हम लोगों ने काम करना है, and we have to ensure कि हमारा काम सही तरीके से हो. क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट सही तरह से नहीं बिकेगा तो हम कस्टमर की तरफ नहीं जा सकते, हम अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, हम कन्विंस नहीं कर सकते, और कस्टमर के लिए हर चीज अवेलेबल है, क्योंकि अगर हम नहीं भी होंगे तो कस्टमर के लिए दूसरी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं और वो उनका प्रोडक्ट खरीद लेंगी, तो देयरफॉर कस्टमर की नीड फुलफिल हो जाएगी. लॉस किसको है? सिर्फ हमें है, क्योंकि हम उसको सही तरह से कन्विंस नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव. और अब हम यहाँ से चैप्टर नंबर जो है हमारे पास, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 16 राइट नाउ. सही है, और ये चैप्टर जो है दिस इज व्हाट इज मार्केटिंग. ठीक है जी. अच्छा जी, मार्केटिंग एक तरह का मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें वी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स एंड हाउ टू फुलफिल इट प्रॉफिटेबली. ठीक है, और वी हैव टू सेट द प्रोडक्ट विद द राइट प्राइस एंड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस. ठीक, तो इस चीज को जहन में रखें कि अगर हमारा मार्केटिंग सही तरीके से नहीं होगा, सो हमारा प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो तो नहीं खरीदा जाएगा, सही टाइम पे नहीं होगा, नहीं खरीदा जाएगा, सही तरह से बेचेंगे नहीं खरीदा जाएगा. ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट देमसेल्व्स प्लीज. अच्छा जी, अब मार्केटिंग के अंदर जो इसके फंक्शंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने इससे पहले फंक्शंस की बात करनी, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. तो मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं, सबसे पहली चीज जो है दैट इज मार्केट रिसर्च. Then we have product design. This product is also about the service. ठीक है, then what is going to be the pricing of the product, then what is going to be the promotion of the product. ठीक है, and then we have to talk about its distribution. ठीक है, and then we have our customer services, and then we have the packaging. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस हैं मार्केटिंग से रिलेटेड. अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब कभी हमारे पास मार्केटिंग की कोई ऑब्जेक्टिविटी आती है, तो हमारे मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है. तो मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहली चीज जो हम लोगों को पता चलती है दैट इज कि हमारे मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम हमेशा जहन में रखते हैं वो ये हैं कि नंबर 1, वी रियली वांट टू इंक्रीज सेल्स. सही है. नंबर 2, वी वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर. ठीक है, वी रियली वांट टू इंश्योर कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉयल कस्टमर्स बढ़ जाए. ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ब्रांड आइडेंटिटी हो. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब कभी हम बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर सेल्स के लिहाज से, तो वी रियली वांट टू बिकम कंपेरेटिव. ठीक है, ऐसा काम हो ताकि कस्टमर्स को पता चले कि हम कोई वर्थ चीज खरीद रहे हैं. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, तो याद रखो कि एक मार्केटिंग को मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है. ठीक है, नंबर 1 जैसे सबसे पहली चीज जो इसमें हम लोगों को जहन में रखनी है दैट इज इट हैज टू बी लिंक्ड. ठीक है, it has to be linked with the mission of the business. Number 2, it has to be developed या it has to be determined by senior man. ठीक है, नंबर 3, अगर आपने बिजनेस के लिहाज से काम करना है, it has to be realistic.
it has to be motivating, ठीक है, and it has to be achieved, ठीक है। और ये चीजें हमें रखें कि अगर आपका बिजनेस के लिहाज से जब कभी हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसको मेजरेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो सो दैट हमारे पास क्लियरली कम्युनिकेट भी हो सके, मेजरेबल भी हो सके एंड मस्ट बी कम्युनिकेट। अगर आपका बिजनेस का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, मार्केटिंग जो है वो अगर आपकी सक्सेसफुल नहीं हो रही या आपका बिजनेस जो है वो कवर अप नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो मिशन से अलाइन नहीं है, या वो सीनियर मैनेजर से सेट नहीं किया हुआ, लोअर स्टाफ पे मैनेज किया हुआ, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। और थर्ड चीज, या तो वो मोटिवेटिंग नहीं है, या वो कम्युनिकेट वेल नहीं हुआ हुआ, या वो मेजरेबल नहीं है, उसका रिजल्ट पता नहीं चल पा रहे कि रिजल्ट किस तरह से आए। नंबर 3 चीज जो हमारे पास इसमें आती है दैट इज मार्केटिंग with other departments, ठीक है। नंबर 1 चीज हमारे पास जो मार्केटिंग का जो सबसे पहला जो लिंक आता है उसका आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसका लिंक क्या है कि जिस वक्त बिजनेस को मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग के अंदर उसको ये देखना है कि उसे प्रमोशन करनी है, उसने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, उसे रिसर्च करनी है, तो पैसों की जरूरत है। सो जब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे कोई तमाम काम पूरे नहीं कर सकता, तो फाइनेंस से इसके लिंक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इस मार्केटिंग का जो है वो लिंक जो है वो HR के साथ भी है, सही है, HR डिपार्टमेंट के साथ भी है। HR डिपार्टमेंट से इसलिए क्योंकि जब सेल्स करनी है तो हमें लोगों की जरूरत है, जब रिसर्च करनी है तो उसमें हम लोगों को प्राइमरी रिसर्च करने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो। तो ये बंदे कहाँ से आएंगे, ये HR हम लोगों को देगा। प्लस हमें अगर सेल्स करनी है और सेल्स पिच को बेहतर तरीके से डेवलप करना है तो इस चीज के अंदर बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से वेल डिजाइंड हो और हर बंदे वेल ट्रेंड हो। तो ट्रेन का मतलब क्या है, ये कहाँ से आएगा, ये HR की तरफ से आएगा। तो ये चीजें जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि HR से रिलेटेड चल रही होती। देन मार्केटिंग का एक और लिंक जो है दिस इज विद द ऑपरेशंस, सही है। ऑपरेशंस की बात कर लो या आप प्रोडक्शन की बात कर लो, बात सेम है। अब होता ही है कि जब रिसर्च कर ली जाती है तो रिसर्च करने के बाद बकायदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो अपने रिसर्च फाइंडिंग्स जो है वो अपने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के पास लेकर आता है, और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है वो देखता है कि क्या हम वो चीज बना सकते हैं नहीं बना सकते, ठीक है। और उसमें हम लोग कितनी प्रोटोटाइप की जा सकती है, रिसर्च है या नहीं है, हम लोग इतना काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो दिस इज बेसिकली हाउ दे बेसिकली मैनेज द कॉस्ट एंड द प्रपोजल गिवन बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास आती है अप्रोचेस, ठीक है। अप्रोचेस के अंदर हमारे पहली अप्रोच आती है दैट इज मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड को एक और नाम भी है, मार्केट की बात कर लें या आप कस्टमर ओरिएंटेड की बात करें, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेड या कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट इस तरह से बनाते हैं कि मार्केट में उसकी नीड एग्जिस्ट कर रही होती है, पीपल वांट टू बाय दैट थिंग, और उसको बायबिलिटी को देखकर आप कोई चीज बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो मार्केट ओरिएंटेड। डेफिनेटली व्हेन यू आर इन द मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, तो बहुत सारे पहले से कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनके ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, उनके ब्रांड लॉयल कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं। तो एंट्री इन अ मार्केट पर देयर इज ऑलवेज ऑलरेडी बीन अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, ऑलरेडी बीन अ लॉट ऑफ competitors, so it's difficult to set your place, ठीक है, to mark your name, ठीक है। लेकिन अगर if you have effective marketing तो definitely you can set your pace and establish your brand। फायदा इसका ये होता है कि एट टाइम्स बिजनेसेस जो हैं वो दूसरे प्रोडक्ट्स को देखकर के अलाइक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको देखकर अपने प्रोडक्ट पे थोड़ी सी वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन ले आते हैं, और हेंस दे बिकम लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हेंस दे कैप्चर द मार्केट, ठीक है। नंबर 2 टेक्निक जो इसके अंदर हमारे पास होती है दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का मतलब, प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि वी आर नाउ गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट, ठीक है, टोटली डिफरेंट थिंग, समथिंग दैट इज नेवर बीन इन द मार्केट और एटलीस्ट फॉर दैट सेगमेंट। सो अब उसके लिहाज से जब हम काम करना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा हमारे पास एक आइडिया होता है, लोगों को पता नहीं होता, यू हैव टू फैच एंड सेल द आइडिया। So if the idea is successfully taken and sold to the customers, then your product is significantly successful. लेकिन since it's a risky approach, therefore most likely at times businesses जब कभी भी product orientation करते हैं तो वो flop जल्दी हो जाते हैं क्योंकि they basically are unable to generate
the particular need, and they cannot just differentiate how different their product is. ठीक है. Third thing, this is asset led. ठीक है, दिस इज एसेट लेड. एसेट लेड अप्रोच का बेसिक मतलब ये होता है कि आपके पास जो बिजनेस में काम कर रहे होते हैं लोग, उनके लिहाज से आपके जो बिजनेस का जो ब्रांड होता है, ठीक है, वो इतना ज्यादा, इतने सारे आपके पास वैल्यू ऑफ एसेट्स होते हैं कि कंपनीज अपनी वैल्यू ऑफ एसेट्स को इस्तेमाल करके एकदम से अपने आप को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती है और सक्सेस हासिल करती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी है तो वो शायद अपने से ब्रांड को इस्तेमाल करेगी और किसी भी मार्केट में एंटर हो जाएगी जहां पर पहले से या तो कॉम्पिटिशन हो, मीनिंग मार्केट ओरिएंटेड, या एक नया प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड. दोनों के अंदर they basically can set their place and they can join in with their efforts. ठीक है, and then capture the market as well. ठीक है, तो ये तीन हमारे पास चीजें होती है. याद रखिएगा कि कंपनीज ऑलवेज बिलीव टू अचीव दिस थिंग एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर ये चीज कर लेंगे तो मार्केट ओरिएंटेड का जितने भी रिस्क या जितने पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और अगर यही एसेट लेड अप्रोच अचीव कर लेंगे तो उतने ही जल्दी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के फेलियर चांसेस भी कम हो जाएंगे. ठीक है. देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट नोन एज सोसाइटल मार्केटिंग. सोसाइटल मार्केटिंग का बेसिक मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो आमतौर पे प्रोडक्ट से रिलेटेड बात नहीं करता. वो ये बताता है कि प्रोडक्ट आपकी नीड किस तरह से फुलफिल करता है, वो ये बात नहीं करता. रादर वो ये बात ज्यादा करता है कि हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन सोशल एक्टिविटीज एंड सोशल कॉजेज. ठीक है. सो उसमें आमतौर पे कंपनीज जो उनका जो अप्रोच होती है वो ये है कि किस तरह से ये सोसाइटी को या पब्लिक को इन्वॉल्व करेगा या किस तरह से उनको बेनिफिट देगा या उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा. ठीक. तो दिस इज नोन एज सोसाइटल मार्केटिंग. आमतौर पर ये सॉफ्ट मार्केटिंग भी कहलाई जाती है. सॉफ्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि पीपल आर मोर इंड्यूस्ड टुवर्ड्स सच प्रोडक्ट्स जो ना सिर्फ उनकी नीड को फुलफिल कर रहे हों बल्कि ये सोसाइटी को भी कुछ अच्छा वेलफेयर दे रहे हो, जस्ट लाइक रिसाइकल प्रोडक्ट्स जैसे कोई चीजें जो होती हैं, दैट बेसिकली इज देयर. ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग के लिहाज से, तो सोसाइटल मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट जरूर बनाती है. ठीक है. कस्टमर की वांट्स को भी देखती है और साथ साथ सोशल इंटरेस्ट को भी, सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखती है. यानी कि इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑब्जेक्टिव नंबर 1 प्रॉफिट, दूसरा कस्टमर, तीसरा सोसाइटी. ठीक है. सिमिलरली इसके अंदर जो बिजनेस है वो शायद सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर लो प्राइसेस करके कस्टमर को तो कंज्यूम करवाए, ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन साथ साथ कस्टमर की वेलफेयर को भी, सोशल वेलफेयर को भी जनरेट करेगा, जिससे शायद लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर उस प्रोडक्ट को महंगा बेचने के लिए आपके पास चॉइस मिल जाएगी. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर नीड्स की, तो इससे कस्टमर की एजुकेशन भी ज्यादा हो जाती है. द कस्टमर नॉट ओनली गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फॉर देयर नीड बट आल्सो टू सर्व द सोसाइटी. तो एक तरह का आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट भी हो जाता है. सिंस योर आपका प्रोडक्ट जो है वो सोसाइटल मार्केटिंग के साथ चल रहा है, देयरफॉर देयर आर मच चांसेस कि आप अपने आप को अपने राइवल प्रोडक्ट्स के साथ डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो जाए, हेंस यू बिकम मोर पॉपुलर इन द मार्केट. ठीक है जी. तो ये हमारे पास सोसाइटल मार्केटिंग कुछ फायदे और नुकसान थे. देन वी हैव अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक मतलब ये है कि डिमांड इज मेड बाय द कंज्यूमर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय. ठीक है. और सप्लाई इज डन बाय द प्रोड्यूसर, जो चीज बना के वो बेच रहा होता है. हेंस डिमांड और सप्लाई के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को हमेशा देखने होते हैं. डिमांड फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं. पहली बात तो ये कस्टमर की इनकम का चेंज हो जाना. ठीक है. फिर इसी तरह से हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस का चेंज हो जाना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का चेंज हो जाना, प्राइसेस का चेंज हो जाना. ठीक है. फिर पॉपुलेशन साइज का कम ज्यादा हो जाना. ठीक है. फैशन या टेस्ट चेंज हो जाना. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करके लोगों के डिमांड को इंड्यूस किया जाए. ये तमाम तरह ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी जो डिमांड है वो चेंज होती है. प्लस प्राइस के साथ भी हम खेल सकते हैं ऑफ द प्रोडक्ट. अगर प्राइस के साथ खेलते हैं तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट पे चेंज नहीं आता, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ जाती है. ठीक है. सिमिलरली सप्लाई के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास है. डेफिनेटली प्राइस इज ऑलवेज अ फैक्टर जो हम लोग देखते हैं. दूसरी चीज जो है दैट इज जो हमारे पास बिजनेस के अंदर हमारे पास आती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम हो जाती है तो सप्लाई हम सेम कॉस्ट पर ज्यादा कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. बिल्कुल इस तरह से अगर हमारे पास कभी कोई टैक्सेस लग जाते हैं, कोई हमारे पास सब्सिडीज लग जाती है, कोई हम लोगों को जो है हमारी कॉस्ट रिलेटिव बेसिस पे बढ़ जाती है, तो हमारे पास सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. और वेदर कंडीशन जो है
और अगर आपकी जो सप्लाई है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रही है और अच्छी क्रॉप नहीं आई है तो सप्लाई में कुछ मसला आ जाएगा। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं वो भी इसके अंदर इफेक्ट दे सकती हैं जब कभी भी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सप्लाई के लिहाज से। ठीक है जी। तो अब ये चीज ज़हन में रखो कि हमारे पास दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, उन दो तीन टर्मिनोलॉजीज को जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर नंबर वन जो हमारे पास है, दिस इज मार्केट साइज। ठीक है, मार्केट साइज जो है दिस इज अबाउट कि कितने लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितने लोग इस इंडस्ट्री में हैं जो चीज खरीद रहे हैं, यानी दैट इज बेसिकली द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर इन द मार्केट। ठीक है ना, यानी कि अब जो भी कोई प्रोडक्ट है उसके जितने भी सेल्स हो रही हैं, उन सब के जितने भी लोग हैं वो उनके जो टोटल सेल्स को हम ऐड कर लें तो ये मार्केट सेल्स बन जाती है। और मार्केट सेल्स बनने का मतलब ये होता है कि जितना साइज बड़ा होगा उतने लोग ज्यादा होंगे, उनके सेल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इसी में से हमारे पास एक चीज निकलती है, मार्केट शेयर। ठीक है, और मार्केट शेयर का मतलब ये है कि इस साइज में से हम कितना हिस्सा हमारा है। ठीक है, यानी कि अगर एक पिज्जा आ जाता है तो पूरा एक साइज का पिज्जा है और उसमें से मैं कौन सा पीस खा रहा हूँ, दिस इज माय शेयर। तो मार्केट शेयर जो है ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं और बिजनेसेस इसको इंक्रीज करने का सोचती हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है जो कि रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, दिस इज नोन एज ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ। सही है कि मार्केट में ग्रोथ है या नहीं है। ग्रोथ का मतलब ये है कि साइज कितने से चेंज हो, सही है, रेट एट विच द साइज ऑफ टोटल साइज ऑफ द मार्केट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ग्रोथ पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वंस वी आर इनटू मार्केटिंग तो हम लोगों को ये तीनों टर्मिनोलॉजीज मालूम होनी लाजमी है। टोटल मार्केट इज मार्केट साइज, हमारा हिस्सा मार्केट शेयर, और मार्केट साइज कितने रेट से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मार्केट। ठीक है, तो ये तमाम तो चीजें हम लोगों को जहन में रखनी है। अब रही बात इस चीज की कि हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज क्रिएटिंग और एडिंग वैल्यू। एडिंग वैल्यू का बेसिक मतलब ये है कि आपके पास जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के लिहाज से आपका जो भी कोई चीज आ रही है उसमें आपने उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको आप माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, सो वैल्यू एडिशन जो है दैट इज एडेड वैल्यू की अगर हम बात करें तो इट इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अभी उससे आगे पीछे की और बातें नहीं हो रही, सिर्फ उस प्रोडक्ट की बात करें। जब आपका प्रोडक्ट नया होगा तो याद रखें कि इसके अंदर दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक प्रॉफिट होता है, दूसरी ब्रांड वैल्यू। सही है, जब आपका प्रोडक्ट नया होगा तो ब्रांड वैल्यू जीरो होगी और जितना भी कमाओगे वो सारा का सारा प्रॉफिट पे जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल होना शुरू होगा और पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट, देन आपका ये ब्रांड वैल्यू जो होगा ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, हिंस आपकी जो नेट प्राइस होगी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास इस चीज को ज़हन में रखें। देन देयर आर सम कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज जिसको हम लोग आमतौर पर बच्चे जो है उनको थोड़ा सा वो कर देते, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज में रखो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और यूएसपी में फर्क क्या है। यूनिक सेलिंग पॉइंट इज बेसिकली सम एबिलिटी, some unique feature, some different feature that makes a product completely standing out from its competitors। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो कि कोई ऐसा स्पेशल फीचर है या कोई ऐसी आपकी एट्रीब्यूट है that differentiates your product from your competitors। और ये चीज ध्यान में रखो कि जब कभी भी हम यूएसपी के लिहाज से बात करते हैं तो यूएसपी जो है वो पैकेजिंग चेंज करके भी की जा सकती है, प्राइसेस को कम करके भी की जा सकती है, उसका डिफरेंट यूजेज बता के भी की जा सकती है, लेकिन प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दे रहा है, सही, डिस्टिंग्विशिंग एक्सपीरियंस दे रहा है टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ पेप्सी और पेप्सी डाइट की, तो पेप्सी और पेप्सी डाइट जो है वो एक्सपीरियंस चेंज कर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरह से पेप्सी कैन और पेप्सी लीटर बॉटल भी एक्सपीरियंस चेंज कर रही है। ठीक है, इसी तरह से जो लीटर बॉटल है और 2.5 लीटर बॉटल है वो भी एक्सपीरियंस चेंज कर रही है। तो जो भी कोई एक्सपीरियंस चेंज करता है ना वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है सब पेप्सी। लेकिन अगर कैन की प्राइसेस ही कम कर दिए जाएं या रमजान में जो पेप्सी की प्राइसेस को कम कर दिया जाता है, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, ये ओरिजिनली आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक और चीज आती है कि हम जब बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ नीश वर्सेस मास मार्केट,
तो नीश मार्केट इज बेसिकली सम मार्केट जहां पर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, बड़ा स्पेसिफिक किस्म का प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा नहीं बिकता, लेकिन इससे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होने की वजह से कंपनीज जो हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती रहती हैं। ठीक है, और जब वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती रहती हैं तो उसका फायदा ये होता है कि बिजनेस को ये नीश मार्केट जो है वो नजर आती रहती है, और नीश मार्केट के अंदर वो डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि जब नीश मार्केट चल रही होती तो लोग उसी नीश का एक इजियर सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाना शुरू करते हैं, और वो एकदम से नीश किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम रोलेक्स घड़ियों की बात करें तो रोलेक्स घड़ियां जो है वो नीश मार्केट के अंदर है। साल में कोई 2 लाख 3 लाख घड़ियां बिकती होंगी, लेकिन उनके अगर प्रॉफिट देखा तो सुपर प्रॉफिट्स है। उसी की एक सब्सिडरी, उसी की एक सस्ती प्रोडक्ट जो है वो सिटीजन की घड़ी है। सही है, तो अब वो सिटीजन की घड़ियां अगर आप लेना शुरू कर दें तो डेफिनेटली ये आपके लिए मास के लिए अवेलेबल होगा, वो बहुत सारी प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, फिर कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन वो उसका चीपर सब्सिट्यूट है। टाइम सब बता दो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज को भी ध्यान में रखना कि जब कभी आप मास मार्केट में जाते हैं तो मास मार्केट में जो आपका कंपटीशन है दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी। जब आप नीश मार्केट में जाते हैं तो आपका जो कंपटीशन है दैट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी। सही है, सो फिर हमारे पास आ जाती है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि जब कभी आप बिजनेस को डिफरेंट मार्केट के लिहाज से, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से उनको तोड़। मार्केट क्या है जिसमें सब लोग बैठे हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो मार्केट का सेगमेंट है जो ऑनलाइन बैठा हुआ है, ये एक सेगमेंट है जिसको मैं कैटर करता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त, दुनिया में इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ए लेवल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर, दैट्स बेसिकली माय सेगमेंट। ठीक है, तो यही वो सेगमेंट होता है। अब सेगमेंटेशन करने का फायदा क्या है, किस किस तरह से सेगमेंटेशन की जा सकती है, ये आपके डेमोग्राफिक के थ्रू की जा सकती है, ये आपकी जियोग्राफी के थ्रू की जा सकती है। ठीक है, और ये जो है आपके जो सोशो इकोनॉमिक लेवल होता है उसके लिहाज से की जा सकती है। ठीक है, तो सोशो इकोनॉमिक लेवल के लिहाज से भी इसको किया जा सकता है, जिसको साइकोग्राफिक कहा। डेमोग्राफिक इज अबाउट एज वगैरह सब चीजें। ठीक है, एज जेंडर वगैरह होती है। जियोग्राफिक इज बेसिकली योर लैंड एरिया, कंट्री वाइज है, आप सिटी वाइड है, आप एरिया वाइज है। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक या साइकोलॉजी साइकोग्राफिक लेवल जो है वो आपका स्टेटस और इनकम लेवल के ऊपर है। बिजनेसेस जो है वो इस तरह से इसमें सेगमेंट्स करते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन करने का फायदा क्या है? सेगमेंटेशन का नंबर 1 फायदा ये होता है कि आपको सर्टेन टारगेट मार्केट के बारे में प्रिसाइजली पता चल जाता है कि व्हाट दे आर थिंकिंग। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से देन इट एनेबल्स द बिजनेस के अंडरस्टैंड, उस पे गैप्स ढूंढते हैं, ये चीज खरीद रहे हैं, ये चीज नहीं खरीद रहे हैं, व्हाई नॉट वी जस्ट ब्रिंग दिस थिंग इन। ठीक है, सिमिलरली इनके पास डिफरेंशिएटिंग मार्केटिंग करने का भी फायदा होता है। डिफरेंशिएटिंग मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अगर अपना प्रोडक्ट जो है वो एलीट को बेच रहे हैं तो वहां पर अपना प्रोडक्ट की डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट पिच लेकर आएंगे। अगर आप बच्चों को बेच रहे हैं तो वहां पे कंप्लीट डिफरेंट पिच लेकर आएंगे। सो यू कैन डिस्टिंग्विश कि किसके लिए क्या बात करनी, किसके लिए क्या बात करनी। स्मॉल फर्म्स जो हैं वो आमतौर पे स्पेशलाइज मार्केट्स में चली जाती है, छोटी मार्केट्स में चली जाती है। ठीक है, और उसमें बड़े खुशी खुशी काम करना शुरू करती है। तो डेफिनेटली जब आप सेगमेंटेशन करोगे तो आपको पता चलेगा आप किस तरह का एक प्रोडक्ट बना सकते हो, तो आप हो सकता है स्मॉल बिजनेस को भी इससे फायदा मिल जाए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है इनके साथ कि इसमें बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट लगती है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास सेगमेंट्स कितने हैं और उस सेगमेंट्स की कितनी कैटेगरीज हैं, और तमाम तर चीजें क्लियर होती हैं, तब कहीं जाके हम ये बात कर सकते हैं। ठीक है, विच बेसिकली कॉस्ट एंड रिक्वायर्स ह्यूज टाइम। सिमिलरली सेगमेंटेशन के अंदर जाके हमें ये भी देखना पड़ता है कि इसमें प्रमोशन किस तरह से करनी है, कस्टमर की टाइप क्या है, कस्टमर कितना इजीली रिटेनेबल है, कस्टमर को कितना ज्यादा हमें कन्विंस करने की जरूरत है। तो ये हमारी सारी प्रमोशन कॉस्ट भी इसमें लग जाती है। फ्यूचर होल्डिंग क्या है इसकी, फ्यूचर में क्या अभी प्रॉफिटेबल है, क्या फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली उसके लिए हमें कितना स्टॉक चाहिए होगा, स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में भी हमें सेगमेंटेशन में पता नहीं चलता कि कितना स्टॉक होल्ड करना है। और ये स्टॉक वाली कहानी हमने यूनिट नंबर 4 में बात करनी है। सो यूनिट नंबर 4 इज गोइंग टू हैपन इन आवर नेक्स्ट क्लास। Fine. So this is basically what we have in chapter number 16. अब हमारा chapter number जो है वो हमारा 17 start हो रहा है. Chapter number 17 is market research. Research is an ongoing process, और research के लिहाज से एक चीज ध्यान में रखना
कि जब कभी आप मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। और रिसर्च का जो है वो किस बारे में की जाती है? रिसर्च जो है वो आपकी इन चीजों के बारे में की जाती है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस लेवल क्या होने चाहिए, आपको किस तरह से प्रमोशन करनी चाहिए, आपको अगर पैकेजिंग करनी है तो कैसे पैकेजिंग करनी है, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो अब इस चीज को ज़हन में रखो कि जब कभी हम मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं तो मार्केट रिसर्च के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज नजर आती है इसकी मेथड्स होते हैं, इसके रीजंस होते हैं। इसके जो रीजंस है, जिसमें दो बहुत बड़े इश्यूज हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं मार्केट रिसर्च के अंदर। नंबर वन इशू जो है दैट इज टाइम, नंबर टू इट्स एक्यूरेसी, सही है, नंबर थ्री इज एडिक्वेसी, ठीक है। ये तीन चीजें जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि रिसर्च इट्स बेसिकली इन द इम्प्रेशन एंड द ऑब्जर्वेशन टेकन राइट नाउ। तो अगर ये इंप्रेशन यहाँ पर है तो ये इंप्रेशन चेंज भी हो सकता है, थोड़ी देर बाद इंप्रेशन चेंज भी हो सकता है, और जब इंप्रेशन चेंज हो जाता है तो आपके मार्केट रिसर्च वॉइड हो जाती है, तो हमें टाइम ज्यादा नहीं लगाना। एक्यूरेसी, ठीक डेटा मिलना चाहिए, सही डेटा, एक्यूरेट डेटा मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। देन वी हैव द एडिक्वेसी कि वी नीड टू इंश्योर कि जो बिजनेस है वो जो भी कोई इंफॉर्मेशन ले रहा हो वो सफिशिएंट हो, इनफ हो, जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता हो और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके कि हाँ यार इतने लोग हमारी बात मान रहे हैं या इतने लोगों की एक ख्वाहिश है और हमने इसके लिहाज से काम करना है। याद रखो इस पर्टिकुलर चीज को कवर करने के लिए हमारे पास एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए वी हैव सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है, और एडिक्वेसी को बेहतर करने के लिए वी हैव रिसर्च में, ठीक है। रिसर्च मेथड्स के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। नंबर वन वी हैव प्राइमरी रिसर्च एंड नंबर टू इज सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। और सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास दो तरह के सैम्पलिंग मेथड्स आते हैं। एक हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक हमारे पास आता है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखो कि ये टाइम का जो इशू है ये हमेशा रहेगा, टाइम का इशू हमेशा रहेगा, और इस टाइम के इशू को ही रिजॉल्व करने के लिए हमें एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए होती है रिसर्च की, ठीक है। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। अब अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च की, तो ये प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च है जो हम खुद से करते हैं। टाइम बचता है नहीं, टाइम ज्यादा लगता है इसके अंदर। ये महंगी, जी हाँ महंगी होती है। अप टू डेट यस, फ्लेक्सिबल यस, ठीक है, आपके लिहाज से यस, ठीक है, टू द पॉइंट यस, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। लेकिन सेकेंडरी रिसर्च का मतलब ये कि आप किसी से डेटा ले रहे हो, जैसे आप मुझसे डेटा अगर ले रहे हैं या मेरा लिखा हुआ आप कहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी डेटा, ठीक है। कॉस्ट कम होती है, ठीक है, और डेफिनेटली लेस एक्सपेंसिव है, आपके पास जल्दी टू ऑब्टेन है। लेकिन मैं यहाँ पर कोई गलत चीज लिख दूं, ठीक है, तो वही चीज आपके पास आएगी। तो इसका मतलब ये कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन किया जा सकता है। ये बायस्ड भी हो सकती है, ये इनएक्यूरेट भी हो सकती है, ये टाइम बार्ड भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इट्स इजीली अवेलेबल, ठीक। अब हमारे पास आते हैं जी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज बेसिकली अ मेथड जिसके थ्रू हम काम करते हैं। बहुत बड़ी मार्केट में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और कुछ लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि यार आप बताएं आपका इस प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। तो वो जो है अपना अपनी राय देते हैं, सही है, और उस राय में देने वाले लोगों में जो लोग आते हैं उनको हम कहते हैं सैम्पल। अब सैंपल करने के हमारे पास काफी तरीके होते हैं, और सैम्पलिंग के तरीकों के अंदर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि तमाम तर चीजें जितनी भी हमारे पास सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर चीजें हैं उसमें ये याद रखें कि हमारे पास हर एक सैंपल का अपना अपना कोई ना कोई तरीका होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास आता है दैट इज रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग। फिर हमारे पास आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्लस्टर सैंपलिंग। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, और फिर हमारे पास आता है कोटा सैंपलिंग, ठीक है। इधर अगर हम बात करते हैं तो इधर आपके पास आता है कन्वीनियंट सैंपलिंग,
जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, एडहॉक कोटा। रैंडम सैम्पलिंग का बेसिक मतलब ये है कि आप किसी से ही पूछते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि एक सर्टेन सिस्टम लगाया जाता है, कोई क्राइटेरिया लगाया जाता है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है सिर्फ आप उससे पूछते हैं। क्लस्टर में करते ये है कि मार्केट को आप सेगमेंट कर देते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, और हर सेगमेंटेड मार्केट में से आप लोग सेलेक्ट करते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि क्लस्टर्ड मार्केट के अंदर यानी सेगमेंटेड मार्केट के अंदर अब आप सब लेयर्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास मार्केट है उसमें बॉयज और गर्ल्स के लिहाज से डिवाइड कर देता हूं, तो मैंने बॉयज का एक क्लस्टर बनाया है और गर्ल्स का एक क्लस्टर, ठीक है। अब बॉयज के क्लस्टर के अंदर मैं डिफरेंट कॉलेजेस की सब लेयर्स बना सकता हूँ, प्राइवेट और कॉलेज स्टूडेंट्स की भी सब लेयर बना सकता हूँ, और गर्ल्स जो भी सब लेयर्स बना सकता हूँ। जब मैं सब लेयर्स बनाऊंगा तो ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड, और हर लेयर में से मुझे कोई ना कोई बंदा सेलेक्ट करना होगा। कोटा सैम्पलिंग जो है दिस इज अबाउट कि बिजनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू सब लेयर्स के ऊपर ही बात हो रही है, यानी कि स्ट्रेटिफाइड होना लाजमी। और अब जो लेयर सब लेयर है वो जितने परसेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर उतने ही परसेंट वो सैंपल के अंदर भी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई लेयर जो है, कोई लेवल जो है या कोई सेगमेंटेड मार्केट जो है वो 20% है ऑफ द होल मार्केट, तो आपके सैंपल के अंदर भी उसको 20% ही होना चाहिए। तो हमारे पास ये सारी के सारी क्वालिटेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, सही है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास कन्वीनियंट जो इजीली अवेलेबल उससे पूछ लेंगे। जजमेंटल, वी जस्ट लुक इनटू दिस थिंग के वेदर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ऑफ आर कंसर्न और नॉट, और इफ ही इज तो हम उससे पूछ लेंगे, अगर वो नहीं है तो हम उससे नहीं पूछेंगे, ठीक है। स्नोबॉल, ट्रस्ट बेस्ड चेन, ट्रस्ट बेस्ड चेन, ठीक है। आप सिर्फ उनसे सवाल पूछेंगे जिन पर आपको ट्रस्ट होगा, क्योंकि आपको होगा ये कि यार ये मुझे सही तो जवाब देगा, इसलिए सिर्फ आप उससे पूछते हैं। एंड एडहॉक कोटा, ये वो लोग होते हैं जो सैंपल को कंप्लीट करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा बंदे भरते हैं, ठीक है, एडिक्वेट बनाने के लिए, वो हमारे पास होते हैं एडहॉक कोटा के, ठीक है। तो ये चीजें में रखेंगे हमारे पास, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जो हमारे पास प्राइमरी रिसर्च है, सही है, इस प्राइमरी रिसर्च के अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया, दिस इज नोन एज फोकस ग्रुप्स, ठीक है। और फोकस ग्रुप्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, टेस्ट मार्केटिंग होती है। तो फोकस ग्रुप असल में चीज क्या है? फोकस ग्रुप का बेसिक मतलब ये है कि ये ओरिजिनली कुछ दीज आर लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, सही है, जिनको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, स्टाइलिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। दे आर लाइक दे नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। ऐसे नहीं है कि आप रैंडम किसी बंदे से पूछ लेते हैं, ये कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। हम उनसे जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जब उनसे जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमें इन्फॉर्मेशन बहुत वेल डिराइव्ड होती है, बड़ी कंसाइज होती है। चेंज इन पैटर्न्स के ऊपर भी बात वो कर सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि दे नो अबाउट द सर्टेन नीड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, उस लिहाज से हम लोग काम करते हैं, सही। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके पास जब कभी भी कोई बिजनेस काम कर रहा होता है तो फोकस ग्रुप्स को वो जरूर इस्तेमाल करता है, सो दैट इट मेक्स मोर सेंस टू देम कि जो वो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास एक और चीज जिसको हम लोगों ने ज़हन में रखना है, दिस इज अबाउट कि हाउ एक्यूरेट, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहली चीज जो इस पे हम लोगों ने देखनी है, दिस इज अबाउट सैंपल बायसनेस। सैंपल जो बनाया है, ठीक है, वो कितना बायस है, कितना ओपिनियनेटेड है, कितना टुवर्ड्स समथिंग है, सही है। सो अगर आप ऐसा सैंपल बना लेते हैं जिसमें लोगों को पहले ही उनको जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू टॉक गुड अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स रिगार्डलेस कि आपने कोल्ड ड्रिंक ही लॉन्च करनी है, ठीक है। तो सैंपल का बायसनेस भी होता है, और अगर ये बायसनेस हुआ तो डेफिनेटली आपका सैंपल जो है वो एक रिसर्च जो है, प्राइमरी रिसर्च, वो सही नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपने जो उनसे क्वेश्चनेयर दिया है उनको, वो कितना बायस्ड है, ठीक है।
क्वेश्चन ए बायस का मतलब ये है कि आप जो से क्वेश्चन पूछो वो कितने बुरे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट कीप ऑन आस्किंग समथिंग दैट दे रियली डू नॉट वांट टू आंसर, तो आपका रिसर्च जो होगा वो जाया ही जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एंड थर्ड मोस्ट कि आपका एट टाइम्स जो आपका बिहेवियर चेंज होता है, जिसको हम अदर फॉर्म्स के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। बिहेवियर चेंजेस, आपके बिहेवियर चीजें होती हैं आपकी एट टाइम्स, वो कितना सच बोल रहा है, कितना सच नहीं बोल रहा, ठीक है। आया वो वाकई चीजों को एडमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो आंसर करने के पार्ट बनना चाह रहा है या नहीं बनना चाह रहा। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो शायद एक बिजनेस को प्राइमरी रिसर्च इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर के लिए रोक दें और उसको एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना शुरू करें। देन वी हैव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट रिसर्च, ठीक है जी। ये जो होती है दो तरह से, दो तीन तरह से हो सकती है। नंबर वन, अगर आपकी मार्केट रिसर्च उस वक्त कॉस्ट इफेक्टिव समझी जाती है जब वो नीज आइडेंटिफाई करे, ठीक है। अगर वो नीच आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है तो सोचे मार्केट रिसर्च तो होगी लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव। नंबर टू, ये जो है ये आपको फ्यूचर पैटर्न्स बताए, ठीक है। नॉट राइट नाउ, आगे जाए क्या होगा उसके बारे में भी ये थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेस रिसोर्सेस के साथ, सही है। ज्यादा रिसोर्सेस है तो सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, लेस टाइम कंज्यूम, ठीक है। सो ये चीज ये में रखें कि जब हम ये इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो ये तमाम तर चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। व्हाट आई एम नॉट डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर इज द मीन मॉड मीडियन, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज और इस तरह की चीजें जो है ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, और ना ही मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें जो है ये अब कोर्स का पार्ट नहीं रही। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज देयर इन द कोर्स बट इट्स हार्डली टेस्टेड, देयरफॉर इसको मैं टच नहीं कर रहा। और मीन, मॉड मीडियन, एवरेज, क्वार्टरलाइल, इंटर क्वार्टराइल रेंज, ब्ला ब्ला ब्ला, ये संग मोटे मोटे अल्फाज जितने भी हैं अब ये कोर्स का पार्ट नहीं, ठीक है। ओके जी। सो अब हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 18 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 जो है, यहाँ से हमारे पास द मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रोडक्ट एंड प्राइस की, ठीक है। और प्रोडक्ट और प्राइस के अंदर ये चीज ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट और प्राइस जो है ये हमारे पास 4 P's है। और 4 P's कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है एंड प्लेस है। और ये याद रखो कि हमारे पास जब कभी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंज्यूमर की बात आती है, यानी कि हमारे पास 4 P's हैं, ठीक है। और जब ये 4 C से कनेक्ट होते हैं, 4 C's कौन कौन से हैं? कस्टमर का सोल्यूशन है, कस्टमर की कॉस्ट है, कम्युनिकेशन विद कस्टमर है और कन्वीनियंस टू कस्टमर, ठीक है। 4 C's भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और 4 P's भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, जब कभी 4 P's के को देखते हुए फोर पीस पहले बता दिया जाए और उससे रिलेटेड 4 C's बनाए जाए तो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। लेकिन अगर 4 P's जो है वो बने उस तरह से जैसे 4 C's हैं तो ये कहलाई जाती है मार्केट ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ये चीज में रखो कि 4 P's का 4 C से या 4 C's का 4 P से लिंक होना लाजमी है। 4 P's क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और 4 C's क्या है? कंज्यूमर, कंज्यूमर सोल्यूशन, कॉस्ट टू कस्टमर, कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड कन्वीनियंस टू कस्टमर, ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब कभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास जो हमारा CRM है, सही है, CRM, it has to be very good. CRM is basically customer relationship management, ठीक है। CRM अगर अच्छा होगा, ठीक, तो उससे क्या फायदा हो सकता है? आपकी जो टारगेटेड मार्केट है उससे उससे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। आप उनको वैलिड किस्म की सर्विस और सपोर्ट्स दे सकते हैं,
ठीक है, आप कस्टमर्स को अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता भी सकते हैं। ठीक है, और सीआरएम जो है वो बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक चीज तो ज़हन में रखना है, कस्टमर सर्विसेज के अंदर सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर ये चीज ज़हन में रखो कि बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो आपकी बात से कन्विंस नहीं होते, जिन जिन बातों से कोई और कस्टमर जो है वो कन्विंस हो चुका होता है। हिंस यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड यू नो कि कस्टमर क्या चाह रहा है, आपने उसी तरह से उसके ऊपर अटैक करना है, इसी तरह से उसको इंट्रोड्यूस करवाना है चीजों को, सो दैट वो काम सही तरीके से कर सके। अदरवाइज आप बात कुछ और कर रहे होंगे, वो कुछ और चाह रहा होगा, इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ बैड। सही है। फिर हमारे पास जो चीजें आती हैं कि हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाएगी, विच इज नोन एज टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टेंजिबल एट्रीब्यूट्स तो वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे पास कस्टमर्स को सामने नजर आ रहे होते हैं और हम उसके लिहाज से चीजों को देख रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी हमारे पास जो है वो मेजरेबल भी हो सकते हैं, वो हमारे पास जो है दूसरे प्रोडक्ट से उनको कंपेयर भी किया जा सकता है, ये तमाम तर चीजें होती हैं। जो कि इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव टू ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि किसी का एसी जो है वो बहुत अच्छा ठंडक कर रहा है, तो ये इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है। 16 पे चल रहा है, ये टेंजिबल है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखें कि जब कभी आपके पास टेंजिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो टेंजिबल एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल गाड़ी की ड्राइव है, सही है। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है गाड़ी की ड्राइव, सही है, द प्लेजर, सही है, द वैल्यू यू आर गेटिंग। एंड जो टेंजिबल एट्रीब्यूट है वो उसकी प्राइस हो सकती है, वो उसके कोई भी हार्डवेयर वगैरह इसका हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव अनदर थिंग नोन एज प्रोडक्ट पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के दिमाग में और कस्टमर के दिल में किस तरह से पोजीशन कर रहा है, कैसे वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है। ठीक है, हाउ यू हैव पोजीशन योर प्रोडक्ट इन द माइंड और द हार्ट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखो कि परसेप्शन जो क्रिएट किया जाएगा ना, वो परसेप्शन ही असल में आपका ब्रांड हो। इफ योर परसेप्शन इज वीक दैट यू क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ या हार्ट ऑफ योर कस्टमर, तो ये याद रखिएगा कि आपका ब्रांड भी वीक बनेगा। इफ यू ऑलरेडी हैव डेवलप्ड द परसेप्शन स्ट्रांग, तो याद रखो कि आपका ब्रांड भी स्ट्रांग ही बनेगा। इसका मतलब ब्रांड बनाने में पोजिशनिंग का होना बहुत लाजमी है। ठीक है, एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल। ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो कहते हैं हम रेंज को, सही है। और इस रेंज के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कस्टमर की नीड को डिफरेंट तरीके से, वेरिएबल तरीके से उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। और जब वेरिएबल तरीके से एड्रेस कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल भी कर रहा होता है, कस्टमर को एक्साइट भी कर रहा होता है, और कस्टमर को कहता है कि यार मल्टीपल टाइप्स ऑफ खरीदो भी। It's not only one flavor you are going to get. You have like 6, 7 different flavors. So this 6, 7 different flavors of the ice cream are the range of products given by that ice cream manufacturer. Hence, they are considered as their portfolio. अब इसमें हमारे पास एक टेक्निक आती है known as product life cycle. ठीक है, पीएलसी। ये डिफरेंट स्टेजेस के साथ बात करती है, इसमें ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होती है, सैचुरेशन होती है, डिक्लाइन होती है, एक्सटेंशन होती है, और शुरू में हमारे पास इंट्रोडक्शन होती है। ठीक है, कस्टमर्स जो हैं जब कभी प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, नया प्रोडक्ट है सुनते हैं, तो उससे ज्यादा वो अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर आपका ब्रांड जो है वो पहले से बना हुआ है एंड यू जस्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग, डेफिनेटली कस्टमर्स पहले से ही उसके बारे में क्लियर होंगे। हिंस दे आर गोइंग टू गेट मोर कंसर्न, सही है, एंड दे गेट कन्विंस्ड क्विकली। एंड हिंस दिस इज गोइंग टू हैपन कि आपका अगर ब्रांड पहले से डेवलप होगा तो इंट्रोडक्शन स्टेज को कवर करना मसला नहीं होगा, ग्रोथ पे भी मसला नहीं होता, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ बेस ऑफ कस्टमर्स जिनके थ्रू आप उस प्रोडक्ट को ग्रोथ की स्टेज पर लेके जाएंगे। मेच्योरिटी आप जल्दी अचीव करते हैं, देन यू फ्लाई विद योर प्रोडक्ट, कि अब आप उसको एक्सटेंशन लेके जाते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले से ही ब्रांडेड नहीं है, सो दे विल फाइंड इट रियली डिफिकल्ट कि वो काम को किस तरह से बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हिंस दे बेसिकली गोइंग टू फेस अ ह्यूज टाइम फॉर देयर इंट्रोडक्शन स्टेज
फॉर द ग्रोथ स्टेज एंड एस्टेब्लिशिंग इनटू अ ब्रांड। ठीक है, सो यही वो चीज है जो शायद बिजनेसेस के अंदर भी चलती है कि हमारा प्रोडक्ट कितनी जल्दी जो है वो मार्केट के अंदर अपनी स्पेस बना सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखोगे जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिहाज से बात कर रहे होते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। इसका फायदे जो है काफी सारे हैं, ठीक है, जो मेजर फायदे हैं वो मैं जरा बता देता हूँ। फायदा नंबर 1 इसका ये है कि हमें ये पता चलता है कि पोर्टफोलियो के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस स्टेज पर है, और रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ईच स्टेज हम उसके ऊपर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर वैलिड हो सकती है, किस तरह से प्रोडक्ट के यूएसपी लेकर आए, कैसी हम प्राइसिंग रखें, कैसे हम प्रमोशन करें, कौन सी हम प्लेस, किस तरह से प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये तमाम तर चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। मूविंग ऑन, एक और जो बहुत बड़ा फायदा वो ये है कि नॉट ओनली द करंट स्टेज इज आइडेंटिफाइड, वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड व्हिच स्टेज इज coming next, सही है, and how much time do we have to stay in this particular present stage, and in how much time we are going to get the transition from this stage to next one, so we can get ready for the next stage as well. सिमिलरली कितने पैसों की जरूरत है, कितने आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है हमारी एक्सपेक्टेशंस को, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमारा लैक कर रहा है हमारी एक्सपेक्टेशन को, ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हम लोगों ने सॉरी बाज़ औक़ात हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के साथ अटैच किया होते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस कि यार ये अगर ग्रोथ में है तो 5000 यूनिट्स पर वीक इसके बिकने चाहिए। तो अगर 5000 यूनिट्स पर वीक नहीं बिक रहे, कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर नहीं बिक रहे, कम बिक रहे, इसका मतलब ये कि हमने जो इसके साथ एड्रेस किया था, जो टारगेट एड्रेस किया था, वो टारगेट हम लोगों को अचीव नहीं हो रहा। वी रियली नीड टू नज थिंग्स अराउंड सो दैट इंश्योर करना पड़ेगा कि 5000 पर वीक के ऊपर इसका आउटपुट आना शुरू हो जाए। बुराइयां क्या है इसके अंदर? पहली बात तो ये कि जो 5 स्टेजेस के बारे में बात की जाती है कि जी इंट्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगा, मैच्योरिटी होगा, सैचुरेशन पॉइंट होगा, डिक्लाइन होगा या एक्सटेंशन होगा, 6 जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, ये तमाम जो टर्मिनोलॉजीज एज पर द सीक्वेंस हैपन। ठीक है, यानी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बाईपास कर सके किसी भी स्टेज को, इंस्टेंट सक्सेस को ही कंसिडर नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये सोचा नहीं जाता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही, और कॉम्पिटिशन का प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारी चीजें एज्यूम करके चल रहा होता है, हिंस इट्स अ गुड थिंग बट इट्स नॉट द बेस्ट थिंग। याद रखो पीएलसी जो है वो हर एक जो डिपार्टमेंट है ये उसके लिए फायदेमंद है। अच्छा, पीएलसी से रिलेटेड एक टेबल है, टेबल 18.2, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें उसने हर तरह से प्रोडक्ट प्लेस और प्राइस प्रमोशन के लिहाज से उसने सारी बात की हुई है। ठीक है जैसे हम लोगों ने बात की कि मार्केटिंग के अंदर एचआर, मार्केटिंग के अंदर फाइनेंस, मार्केटिंग में ऑपरेशंस, इसी तरह से जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो फाइनेंस के साथ भी हो सकता है, अटैच हो सकता है, वो एचआर के साथ भी हो सकता है, वो ऑपरेशन के साथ भी हो सकता है। तो ये कैश फ्लोस की मैनेजमेंट के ऊपर भी बात आ सकती है, स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर भी बात आ सकती है, प्रमोशन क्या कह सकते हैं इसको, प्रमोशन के लिहाज से भी ये स्ट्रैटेजी आ सकती है, किस तरह से इसको प्रमोट करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब कभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से, सो वी हैव लाइक 3-4 मेजर एलिमेंट्स। नंबर 1 यूएसपी या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नंबर 2 सीआरएम, नंबर 3 उसके टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, नंबर 4 उसकी पोजीशन, नंबर 5 उसकी टीएलसी। ठीक है, देन हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट चीज जो आती है कंटिन्यू होती है, दैट इज प्राइसिंग। ठीक है, और प्राइसिंग के लिहाज से जो पहली चीज जो हम लोगों को यहाँ पर समझ बताई जाती है, दिस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का जो बेसिक जो फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, और ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि इसमें हम लोग आमतौर पे परसेंटेज नहीं, आमतौर पे हमेशा हम परसेंटेज नहीं निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने की बिला वजह में आप इसको इनटू 100 नहीं करिएगा। ठीक है, अब बिजनेस जो है ना वो दो तरह की बातें करता है, या तो ये इलास्टिक होगी या ये इन इलास्टिक होगी। इलास्टिक का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिव है, इलास्टिक का मतलब क्या है कि जो पीईडी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपका बन जाएगा इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये कि मैं जो कुछ भी करूंगा ना प्राइसिंग के साथ, प्राइसिंग को कम करूंगा तो एकदम से डिमांड बूस्ट करके भाग जाएगी, आगे भाग जाएगी। ठीक है, और अगर मैं प्राइसेस को बढ़ाऊंगा तो एकदम से उसका रिस्पॉन्स जो है
वो डिमांड में नजर आना शुरू होगा, हेंस डिमांड के गिरने के चांसेस है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है, दिस इज बेसिकली पीईडी इज लेस देन 1 एंड दैट इज इनइलास्टिक। ठीक है, और ये प्लीज ध्यान में रखिएगा कि माइनस साइन अगर कभी आए ना तो उसको प्लीज एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि ये माइनस साइन जो है वो डिमांड की डाउनवर्ड स्लोपिंग की वजह से बताया जाता है। ठीक है, अच्छा, जब आपका प्रोडक्ट है और उसके डिमांड इनइलास्टिक है, इसका मतलब ये कि अगर आप प्राइसेस बढ़ाओगे तो फिर भी जो है वो कस्टमर कहेगा नहीं मुझे फिर भी एक प्रोडक्ट खरीदना है। इसका मतलब ये है कि दिस इज व्हाट द कंपनी वांट्स, कंपनी वांट्स दिस, कंपनी डू नॉट वांट दिस। ठीक है, और इसी को करने के लिए दे बेसिकली ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स जो शायद वो उनको प्रमोशन में नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जनाब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गए, पीईडी। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं? नंबर वन, ठीक है, तो पहली चीज जो है कि हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम जरूरत पे लेकर आ जाएंगे ना, फौरन से हमें डिमांड जो होगी वो इलास्टिक इन इलास्टिक होगी। जितनी गैर जरूरी, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट कंसर्न्ड एटीट्यूड होगा ना, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा कि थोड़ी सी प्राइसेस भी बढ़ाओगे फौरन भाग जाओगे। ठीक है, नंबर टू, ठीक है, दूसरी चीज जो है वो हम लोग को ये जहन में रखता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका कंपटीशन कितना ज्यादा है। ज्यादा कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली लोग इलास्टिक होंगे, चॉइस उनके पास है तो इलास्टिक। ठीक है, नंबर थ्री, हमारे पास कस्टमर लॉयल्टी लेवल। कस्टमर हमसे कितना ज्यादा खुश है, कस्टमर हमारे लिए कितना वेट कर सकता है, कस्टमर कब जब को उसको प्रोडक्ट ना मिले तो क्या वो दूसरे प्रोडक्ट में स्विच कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, और कस्टमर लॉयल्टी बहुत आराम से आती है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज भी है कि आप ये देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा प्राइस है, कि कस्टमर जो है अपनी अपनी जेब में से कितने पैसे निकालता है, तब वो चीज जो है वो कंज्यूम कर सकता है। तो ये भी हमें रेशो भी देखना पड़ता है। ठीक है, देन वी हैव अ लॉट ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो हम लोग बात करते हैं। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है वो कंपनी की अपने ऊपर होता है कि कंपनी कितना ज्यादा प्राइसिंग को यूज करना चाहती है, किस किस तरह से प्राइसिंग को इस्तेमाल करना चाहती है। ठीक है, तो
ओके जी। सो जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग मेथड्स के लिहाज से, तो हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आती है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये है कि हम लोग कॉस्ट में एक सर्टेन प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट जो है वो ऐड कर लेते हैं और हमारी प्राइसिंग आ जाती है। मार्कअप प्राइसिंग में हम प्रॉफिट को एज अ मार्जिन रखते हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज हम ऐड करते हैं ऑफ कॉस्ट। स्कैमिंग, बहुत हाई प्राइसेस रखी जाती है। पेनिट्रेशन, बहुत कम प्राइसेस रखी जाती है, नॉट ऑन लॉस बट रिलेटिवली कम एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। ठीक है। कंपैरेटिव प्राइसिंग का मतलब ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से मिलती जुलती प्राइसिंग रखते हैं और उसके लिहाज से अगर वो प्राइस को बढ़ाता है तो आप भी बढ़ा देते हैं, गिराते तो आप भी गिरा देते हैं। ठीक है। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब ये है कि ये डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होती है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो हम प्राइसेस ज्यादा कर देते हैं, डिमांड कम है तो प्राइसेस कम कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये है कि आप जो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और कंट्रीब्यूशन के लिहाज से वेरिएबल कॉस्ट को आप बेसिस बनाते हैं और उसके ऊपर आप प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को आप इंट्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है। सो ये चीज ये में रखें कि हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और एक चीज जिसको सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूं, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट सेम है, सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेगमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी, हम उसकी प्राइसेस डिफरेंट करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन प्राइसेस डिफरेंट कर दी जाती है। जैसे हम एयरलाइंस के अंदर देखते हैं और एयरलाइंस जो है वो ये चीजें कवर अप करती है कि आपके पास एक बच्चे की टिकट जो होती है वो सेम फ्लाइट के अंदर होता है लेकिन उसकी टिकट को कम कर दिया जाता है। लेकिन एट टाइम्स कंपनीज जो है वो ये भी करती है। सही है। ये 999 वाली प्राइसेस जो होती है उनको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब ये है कि जब कभी भी आप प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो इफ यू हैव अ हाई ब्रांड, टॉप ब्रांड, तो यू कैन चार्ज हायर प्राइसेस, वो भी आपकी इसमें ही आएगी। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो आखिरी चीज है, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर हमारे पास जो चीजें आती हैं, नंबर वन हमारे पास जो चीज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हम लोग डिफरेंट तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लिखे करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरनी शुरू हो जाएगी तो हम प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी डिफरेंट कर देंगे। याद रखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द मेजर फैक्टर जिसपे हमने प्रॉफिट लगाना है और प्रोडक्ट बेचना है। याद रखो, प्रोडक्ट की यूएसपी, क्वालिटी, हर चीज बहुत अच्छी हो लेकिन अगर वो राइटली प्राइस नहीं होगा, नहीं बिकेगा। ठीक है। नंबर टू, हमारे पास जो दूसरी चीज आती है दैट इज कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है। कंपटीशन इन द मार्केट का बेसिक मतलब ये है कि आपका ज्यादा कंपटीशन है तो अकॉर्डिंग टू कंपटीटर्स आप प्राइसेस रख देंगे, नहीं कंपटीशन है तो फिर आप अपने भी चला सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली आपका बिजनेस का या मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली आप जो है वो प्राइसेस सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट सेल्स, तो आप प्राइस पेनिट्रेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन एक जगह पे आपका जो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है टू सेटिस्फाई आवर शेयर होल्डर्स, सही है, तो इसका मतलब ये कि अब आपको ज्यादा कमाना होगा और ज्यादा कमाने का मतलब ये कि अब आप साइकोलॉजिकल भी लगा लो, आप कोई भी लगा लो। ठीक है। तो उससे आपका फायदा होना शुरू हो जाए। ठीक है। नंबर फोर्थ थिंग इज पीईडी, कि हम प्राइसेस को कितना बढ़ा सकते हैं, कब तक का हमारे पास जो है ये एग्जिस्ट करता रहेगा। ठीक है। और ये भी चीज ज़हन में रखो, सही है, या तो वो प्रोडक्ट नया होगा इसलिए महंगा बिकेगा, या वो प्रोडक्ट जो होगा वो एग्जिस्टिंग है और इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है उसका कि वो बिकेगा। ठीक है। सो ये चीजें में रखें कि आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर नंबर 18 के लिहाज से वो इतनी है। अच्छा, आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 18 तक कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग चैप्टर नंबर 19, दिस इज प्रमोशन। और चैप्टर नंबर 19 जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी परसों, ठीक है, नॉट टुडे, हमारी जो एक दिन छोड़ के जो हमारी क्लास होगी प्रमोशन, उसमें हम प्रमोशन के साथ यूनिट नंबर 4 को हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमने यही 3 चैप्टर्स करने हैं और इन 3 चैप्टर्स के अंदर से अब आप लोगों का जो कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लें, मैं उसका आंसर कर दूँ।
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, एसेट लेट दोबारा एक्सप्लेन कर दे। एसेट लेट इज बेसिकली समथिंग, जब कंपनी के पास इतने एसेट्स, इतनी वैल्यू, इतनी गुडविल, इतना ब्रांड इमेज होता है कि दे कैन डिराइव द मार्केट अकॉर्डिंगली, ठीक है। दे कैन इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद देयर एसेट्स ओन, ठीक है, विद देयर गुडविल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट एसेट लेट इज। तो ये कंपनी बहुत देर में जाके इसमें डेवलप होती है, फॉरेन डेवलप नहीं होती है। सही है, समझ आ गया फातिमा आपको? नंबर टू, सर मार्केट सेगमेंटेशन दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सेगमेंटेशन का बेसिक मतलब होता है कि बहुत बड़ी मार्केट के अंदर से आप उसको छोटे चंक्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों तोड़ देते हैं? सो दैट आप उस छोटे हिस्से पर ही आप फोकस करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो जब आपके पास ये सेगमेंटेशन जब की जाती है तो पूरे मार्केट को छोटे थोड़े से हिस्सों में तोड़ लिया जाता है, डेमोग्राफिक्स के लिहाज से, जियोग्राफिक के लिहाज से, एज के लिहाज से तोड़ लिया जाता है जैसे, ठीक है। कि 15 टू 20 इयर्स का हमने एक सेक्शन बना लिया, 20 25 का एक सेक्शन बना लिया, 25 30 का एक सेक्शन बना लिया एज का, तो अब प्रोडक्ट भी उस लिहाज से हम चेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो दिस बेसिकली मेक्स लिटिल बिट इजियर फॉर द कंपनी टू रन एंड ऑपरेट देयर प्रोडक्ट्स। पोर्टफोलियो हेल्प्स इन अचीविंग मार्केटिंग, और हाउ पोर्टफोलियो इसलिए क्योंकि देखो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास सेल्स इंक्रीज करना है, शेयर इंक्रीज करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। देयर आर प्रोडक्ट्स जिनके से सेल्स इंक्रीज हो सकती है बट दे बेसिकली आर नॉट प्रॉफिटेबल, ठीक है। देयर आर प्रोडक्ट जिनकी हम सेल्स नहीं बढ़ा सकते बट दे आर सुपर प्रॉफिटेबल। देयर आर सम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जिनकी मार्केट शेयर हम ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि वहां पर कंपटीशन रिलेटिवली कम है या वीक है। तो इसका मतलब ये कि यस, परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए या पोर्टफोलियो के लिहाज से देखा जाए तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाते, सो दैट वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते रहते और हम कहते हैं देखो मार्केटिंग के हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत इजीली कस्टमर उसको खरीद सकता है और कस्टमर उसके बाद उससे अपने आप को एफिलिएट कर सकता है और ब्रांड लॉयल बन सकता है। तो हमने उस प्रोडक्ट को रखा ही सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पोर्टफोलियो के अंदर, ताकि हम उससे ब्रांड लॉयल्टी इन कैश करवा सकें, ठीक है। रहमान, क्वेश्चन समझ आ गया? मार्कअप प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग में होता है कि हम एक सर्टेन परसेंटेज सेट कर लेते हैं ऑफ द कॉस्ट एंड दैट इज एडेड बैक टू द कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमारी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है और हमने डिसाइड कर लिया कि हम 50 रुपीज 50% जो है ऑफ कॉस्ट वो हम प्रॉफिट ऐड बैक करेंगे, यानी मार्कअप ऐड बैक करेंगे। तो 10 इज आवर कॉस्ट, 50 ऑफ कॉस्ट इज बेसिकली 5 रुपीज, तो 10 में 5 को ऐड कर लिया जाएगा तो नई प्राइस जो बनेगी दैट इज 15, ठीक है। तो दिस इज मार्कअप प्राइसिंग। और ये आमतौर में मार्कअप प्राइसिंग उस वक्त की जाती है व्हेन इट इज एंटिसिपेटेड कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आगे बढ़ने वाली है, सही है। एडहॉक कोटा समझा दें। एडहॉक कोटा जो है इट्स देखो जब मुझे कुछ सैंपल बनाना है तो सैंपल के अंदर मुझे लोग चाहिए, अगर वो लोग पूरे नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है जिनके ऊपर मैं अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकता हूं, तो मुझे कुछ लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जो कुछ लोगों को मैं ऐड करूंगा ना, दोस एडेड लोग जो है आर नोन एज एडहॉक कोटा। और ये याद रखो कि ये एडहॉक कोटा जो है ये एक सर्टेन परसेंटेज होती है कि हम इतने परसेंट लोग अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ये परसेंटेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो फिर अपनी मर्जी से चीज ऐड कर रहे हो तो सैंपल डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट के अंदर जो हमारे पास जो सबसे पहला फीचर आता है, दिस इज अबाउट कि कस्टमर की नीड जो होती है वो सेम होती, ठीक है। एक्सचेंज रेट का कोई इफेक्ट नहीं होता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन मोरलेस सेम होती है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो नीड और जो एजुकेशन होती है वो मोरलेस कस्टमर की सेम होती है और सेम वे के अंदर हमें प्रमोशन करनी पड़ती है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ये सब चीजें चेंज हो जाती है क्योंकि कंपटीशन भी चेंज हो जाता है, लैंग्वेज बैरियर्स भी आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाता है, प्रमोशन मेथड्स भी चेंज हो जाते हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट के फीचर्स होते हैं, ठीक है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट रिसर्च? कॉस्ट इफेक्टिवनेस का बेसिक मतलब ये है कि हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए, और चार चीजें क्या हैं? वो चार चीजें हमारे पास है जनाब के, हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये है कि उससे हमें नीश डेवलप होनी चाहिए। नीश का मतलब ये एक ऐसा सेगमेंट रिसर्च करो और रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चल जाए कि यार ये एक छोटा सा अनटैप्ड मार्केट है जहां पर कोई और नहीं है और सिर्फ हम होंगे, और जब सिर्फ हम होंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अर्न मोर, नंबर वन। नंबर टू, नॉट ओनली फॉर टुडेज मार्केट बट फ्यूचर एंटिसिपेशंस भी अगर वो दे देता है, फ्यूचर बाइंग पैटर्न्स भी बता देता है, तो फ्यूचर में जाकर रिसर्च करने की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नंबर थ्री, कम टाइम में हो और कम रिसोर्सेस के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है।
व्हाट्स कोटा सैम्पलिंग, रिपीट कर दे। कोटा सैम्पलिंग में होता है इस तरह से है कि आपका जो स्ट्रेटिफाइड, सही है, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या था, क्लस्टर्ड के अंदर लेयर्स बन, ठीक है, सब लेयर्स बन, और अब हर सब लेयर में से उतने ही लोग सेलेक्ट किए जाएंगे जितने वो सैंपल के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास 50 बॉयज हैं और 50 गर्ल्स, और 50 गर्ल्स के अंदर जो है वो 50%, 25 जो है वो ओ लेवल्स के लड़के हैं, और 25% जो है मेरे पास ए लेवल्स के लड़के हैं। 50 बॉयज के अंदर, परसेंट बॉयज के अंदर 25 जो है वो बॉयज के हैं ओ लेवल्स के, और 25 जो है वो 20 जो है, चलो 20 जो है वो ओ लेवल्स के हैं, और 30 जो है वो आपके ए एस के हैं। जब मैं सैंपल बनाऊंगा ना, तो सैंपल के अंदर भी मैं उतनी ही परसेंटेज रखूंगा, 30% ऑफ द सैंपल कितने होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए ऑफ ओ लेवल्स, ऑफ ए लेवल्स, और 20% कितने होने चाहिए ए लेवल्स के लड़के होने चाहिए। इस तरह से गर्ल्स के अंदर भी मैं ऐसा सेगमेंट कर सकता हूँ। तो जब आपका सैंपल जो है वो एग्जैक्टली सेम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है, सही है, सेम परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है, दैट सैंपल बिकम्स कोटा सैंपलिंग। वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स टू सेट, ठीक है। सर कॉस्ट प्लस मार्केट नहीं, नहीं, कॉस्ट प्लस के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स होता है, जबकि मार्कअप के अंदर एक परसेंटेज होता है, ठीक है जी, फाइन। So what we have done in today's class, we did chapter 16, 17 and 18. 19 हमने नहीं किया है, 19 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद ऑपरेशंस। और इसमें आप लोगों को जो क्यूरीज वगैरह हैं वो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे। जाए, एंजॉय करें आप फन।